मैं धर्मराज वर्मा, PWI मशीनिस्ट, BLW वाराणसी। आज आप लोगों का इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज का विषय है अनुशासन एवं अपील नियम 1968, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। आचरण एवं अनुशासन नियम 1966 में आया था, जो कि 21 मार्च 1966 को लागू हुआ था। आचरण एवं अनुशासन नियम जो है, उसमें अनुपालन में समरूपता बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, उत्पादक कामकाज और नियंत्रण, अच्छी कार्य संस्कृति का विकास, इस तरह से जो है आचरण नियम जो 1966 में दिया गया था, उसी के आधार पे ये अनुशासन एवं अपील रूल 1968 बनाया गया। क्योंकि आचरण नियम के आधार पर ही जो है अनुशासन एवं अपील नियम कार्य करता है। कि आचरण नियम जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सुनिश्चित करता है कि आपको कैसा व्यवहार करना है, अपने सीनियर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने जूनियर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी बाहरी एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं आचरण नियम के अंतर्गत कवर होती हैं। और जब आदमी कोई जो है इस तरह का उसका उल्लंघन करता है, तो उसको जो है संगठन में एक व्यवधान पैदा होता है। उसके क्रियाकलाप में या उसके कार्य करने की दिशा में जो होता है व्यवधान पैदा करता है। उस व्यवधान को रोकने के लिए, जिससे कि संगठन जो होता है वो सुचारू रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से कार्य करता रहे, तो उसमें जो है दंडात्मक भय दिखाकर दंडात्मक भय दिखाकर उसको जो है उसको सही दिशा में लाया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रभावी रूप से कार्य करता रहे। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 1 अक्टूबर 1968 को जो है लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अनुशासन बनाए रखना, वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुपालन से सुधारात्मक दंड का प्रावधान किया गया है। अब इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 309 जो है भर्ती और सेवा की शर्तों के नियम बनाए गए हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है उसको बनाना, और उसी के हिसाब से ये चलते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं उसी के हिसाब से इसी को हमको फॉलो करना होता है। अनुच्छेद 310 जो है, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर नियंत्रण और अनुशासन की बागडोर राष्ट्र के हाथ में दी गई है। और यह प्रावधान किया गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही, यानी जब तक वह चाहे तभी तक अपना पद धारण कर सकता है। इसे प्रसाद प्लेजर या प्रयत्न कार्य विधि का सिद्धांत भी कहते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अगला अनुच्छेद 311 है, जिसमें कुछ रोक लगाई गई है जो अनुशासन की कार्रवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। इसमें रोक क्या है? अधीन सिविल पद धारण करता है तो उसकी नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। दूसरा है, यथापूर्वक किसी भी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई युक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा, इस पंक्ति में औन्नत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जांच करना साध्य या समीचीन ना हो तो जरूरी नहीं है कि जांच की जाए। ये संवैधानिक प्रावधान जो है 311 के तहत दिया गया है। अब हम आते हैं कि अनुशासन और अपील नियम जो है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है?
तो इसमें जो है संगठन में अनुशासन बना रहे तथा कर्मचारियों का आचरण सभ्य रहे, इसके लिए आचरण नियमों के साथ साथ अनुशासन एवं अपील नियमों का प्रावधान 1968 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य जो है कर्मचारी को दंड का भय दिखाकर अनुशासित रखा जाए तथा कर्मचारियों को अपने आप को निर्दोष साबित करने का पूरा मौका दिया जाए और आवश्यक होने पर उन पर शास्ति लगाई जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से काम करने के लिए डिसिप्लिन जो है, अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अगर अनुशासन में सारे कर्मचारी रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आराम से सुचारू रूप से कार्य करता रहता है और इसी उद्देश्य से ये जो है अनुशासन एवं अपील नियम लगाया गया है, लाया गया है, जिससे कि अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशान करता है तो उसके लिए जो है अपील नियम का भी प्रावधान किया गया है कि वो अपनी बात जो है रख सके और बिना उसकी बात सुने हुए किसी को भी दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। अब ये देखते हैं कि ये किस पर लागू होता है और किस पर नहीं लागू होता। ये सभी रेल कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। केवल जो है अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, इसमें महाप्रबंधक तथा इसके ऊपर रैंक के अधिकारी सम्मिलित जो होते हैं, इनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। रेल में जो कैजुअल लेबर होते हैं, आकस्मिक श्रमिक जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर भी ये अनुशासन एवं अपील रूल लागू नहीं होता। और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य जो आरपीएफ होते हैं, रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य आरपीएफ, उनके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता है। अब अनुशासनिक कार्रवाई में प्राधिकारी कुछ होते हैं जो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, क्योंकि बाद में इसका जिक्र किया जाएगा, जिससे कि अगर पहले जानते रहेंगे तो बाद में समझ में आएगा कि इनका रोल क्या है, ये क्या किस लिए होते हैं। सबसे पहले है अपॉइंटिंग अथॉरिटी या नियुक्त अधिकारी। नियुक्त प्राधिकारी जो होता है, ये किसी भी कर्मचारी को उसके पद पर नियुक्त करने का अधिकार रखता है, उसकी सेवा या पद पर नियुक्त करने का अधिकार रखता है। अगर किसी सक्षम मंडल अधिकारी ने ही नियुक्ति या पदोन्नति की परंत हस्ताक्षर करते समय तृतीय मंडल लिख दिया है, जैसे कोई अधिकारी है उसने तृतीय मंडल लिख दिया है, तो रेल प्रबंधक के माना जाएगा। इसका जो नियुक्त प्राधिकारी होगा उसका रेल प्रबंधक जो होता है, वो जनरल मैनेजर जो होता है, वो मान लिया जाएगा। यदि गलती से किसी उच्च के अधिकारी ने नियुक्त की है तो वही अधिकारी नियुक्त अधिकारी होगा। अगर नियुक्ति पदोन्नत के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए कि उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे उच्च अधिकारी होगा वही उसका जो है नियुक्त अधिकारी माना जाएगा। अब आगे आते हैं अनुशासनिक प्राधिकारी पे। अनुशासनिक अधिकारी जो है उसके उसकी चर्चा करते हैं, जिसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोलते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वह व्यक्ति होता है या वह अधिकारी होता है जो कि छोटी या बड़ी शास्ति, मतलब छोटी या बड़ी पेनाल्टी लगाने का अधिकार इसके पास होता है, उसको अनुशासनिक अधिकारी बोलते हैं। वो अनुशासनिक अधिकारी आरोप पत्र दे सकता है और कर्मचारी को दंड भी दे सकता है। आगे चलते हैं जांच अधिकारी। जांच अधिकारी जो है अनुशासनिक अधिकारी, जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई में जांच करने के लिए नामित करे, वह जांच अधिकारी कहलाता है। और जांच अधिकारी अगर इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अधिकारी को, अनुशासनिक अधिकारी वो स्वयं कर सकता है या किसी दूसरे अधिकारी को भी अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, या किसी पर्यवेक्षक को भी कर सकता है, या किसी संयुक्त समिति को भी नामित कर सकता है कि वो जांच करके अपनी अपनी जांच पूरी करके जो अनुशासनिक अधिकारी होता है उसके पास सबमिट करता है, उसको देता है। आमतौर पर अनुशासनिक अधिकारी को स्वयं जांच नहीं करने के लिए
करवानी चाहिए, मतलब खुद नहीं करनी चाहिए, उसको किसी से जांच करनी चाहिए, जिससे कि ये ना हो कि जो है जांच अधिकारी जो है फैक्ट फाइंडिंग उसमें कुछ अपनी बायस दिखा गया या ईगो दिखा है, इस तरह से ना हो। इस तरह जो है उसको खुद जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे अधिकारी को या किसी सुपरवाइजर को या किसी समिति, संयुक्त समिति को जो है उसको जांच के लिए देना चाहिए। अब आते हैं अगले, प्रस्तुति अधिकारी। प्रस्तुति अधिकारी जो होता है ये प्रशासन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जांच के समय एक प्रस्तुति अधिकारी नामित किया जा सकता है। रिकॉर्ड एवं कागजात पेश करने के अलावा उसे गवाहों से प्रश्न करने, जिरा करने, अंत में अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को देने का अधिकार होता है। प्रस्तुति अधिकारी जो होता है प्रशासन की मदद करता है, वो जांच में जो है मदद करता है। वो रिकॉर्ड या गवाह से प्रश्न करता है या रिकॉर्ड पेश करता है, तो कागजात पेश करता है, यही उसका काम होता है। अधिकतर या विजिलेंस और वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी होते हैं उनको नामित किया जाता है। प्रस्तुति अधिकारी के कार्य सीमित होते हैं, वह जांच नहीं कर सकता, परंतु जांच अधिकारी दोनों कार्य कर सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान रखते हैं हम लोग कि प्रस्तुति अधिकारी जो होता है उसको जांच करने का अधिकार नहीं होता है, जांच करने का अधिकार केवल जांच अधिकारी को दिया जाता है। अपीलीय अधिकारी, अगला है अपीलीय अधिकारी। अपीलीय अधिकारी जो जिसके पास जब किसी कर्मचारी को दंड दे दिया जाता है, पेनाल्टी जारी हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो किसके पास अपील करेगा, अगर उससे उस दंड से वो सहमत नहीं है, उस पर जो है सहमत नहीं है उस दंड से, तो वो जो है किसी के पास जाएगा, उसको जिसके पास वो अपनी फिर से बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, उसको जो है हम अपीलीय अधिकारी बोलते हैं। पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण प्राधिकारी जो है जब किसी को दंड मिल जाता है, दंड मिलने के बाद उसका दोबारा से जो है पुनरीक्षण किया जाए। पुनरीक्षण का मतलब होता है कि उसको दोबारा से देखा जाए, उसकी जांच की जाए कि इसमें घटाना है या बढ़ाना है, तो जो है रिवीजन जिसको बोलते हैं, रिवीजन किया जाए उसका। अगर अपील न की जाए अथवा अपील का 45 दिन समय समाप्त हो चुका है, तब भी पुनरीक्षक का प्रतिवेदन जो है स्वीकार किया जा सकता है। और इसमें जो खास बात है, जो पुनरीक्षा प्राधिकारी होता है वो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अफसर का इसके ऊपर होना, इसके ऊपर का होना चाहिए। लास्ट में आता है पुनर्विलोकन, जिसको रिव्यू बोलते हैं। रिव्यू जो है, रिव्यू का केवल राष्ट्रपति के अलावा किसी को रिव्यू करने का अधिकार नहीं दिया गया है। और रिव्यू तभी होता है जब इसमें कोई नई सामग्री या नया साक्ष्य जानकारी में लाए जाते हैं जो कि पहले उपलब्ध नहीं रहते हैं या पहले प्रस्तुत नहीं किए गए हों। और ये साक्ष्य जो है, इससे लगता है कि ये जो अगर इस साक्ष्य को लगाया गया होता तो जो उसको दंड दिया गया है या जो केस है, जो मामला है, इसका स्वरूप बदल जाता। तो ऐसे केस में जो है रिव्यू दिया जाता है, तभी रिव्यू स्वीकार होता है, नहीं तो रिव्यू स्वीकार नहीं होता है। और राष्ट्रपति जो फाइनल निर्णय ले लेता है, अंतिम निर्णय ले लेता है, वह सर्वमान्य होता है, उसके बाद इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुशासनिक कार्रवाई की पत्रावली में जो कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं। मानक फॉर्म, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या SF के नाम से जानते हैं, जो आरोप पत्र जिसको बोला जाता है। बचाव प्रतिवेदन, जो आरोप लगाने के बाद जो अपना कर्मचारी प्रस्तुत करता है,
अपने पक्ष में अपील जो देता है उसको बचाव प्रतिवेदन बोलते हैं। जांच रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो डिटेल होता है, यदि कोई होता है तो उसमें जांच रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है उसको जांच रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सर कभी कभी जो है संघ लोक सेवा आयोग की भी रिपोर्ट अगर कोई रहती है तो ये भी एक पत्रावली होती है, कागजात होते हैं। प्रत्येक आरोप की विवेचना एवं निष्कर्ष, जो आरोप लगाए गए हैं उसका निष्कर्ष क्या है, उसकी विवेचना जो की गई है उसका एक अलग से कागजात होता है। और लास्ट में होता है सकारण मुखर आदेश, स्पीकिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो आपको पेनाल्टी दी जाती है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मानक फॉर्म की या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं एसएफ की। जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग चर्चा करते हैं कभी कभी कि SF1 क्या है, SF2 क्या है, SF5 क्या है। इस तरह से मानक फॉर्म जो है, मानक फॉर्म 1 जो है निलंबन से, मानक फॉर्म 1 जो है SF1 जो है निलंबन से है। SF2 जो है या मानक फॉर्म 2 डीम्ड निलंबन, मतलब माना गया निलंबन। मानक फॉर्म 3 जो है निलंबन भत्ता से है। SF4 जो है निलंबन वापस लेने से है। और SF5 जो है, SF5 की चर्चा हम लोग कभी कभी सुनते होंगे कि SF5 दे दिया जाएगा। SF5 का मतलब होता है कि मेजर पेनाल्टी या दीर्घ शास्ति आरोप पत्र, यही है SF5 मेजर पेनाल्टी। और मानक फॉर्म 6 जो है दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, इससे रिलेटेड है। मानक फॉर्म 7 जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति, हम लोग अभी चर्चा किए थे, जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है वो, जो अनुशासनिक प्राधिकारी होता है, अधिकारी होता है, वो जो है SF7 पे लिखकर जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सब कुछ लिखा रहता है, उसमें कॉलम पूरा करना होता है और उसमें ये सारी जो सूचनाएं होती हैं वो भर के ये अगले को दे दिया जाता है। जैसे जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कुछ उसमें कॉलम्स होते हैं जिसको भर के दिया जाता है और जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है। मानक फॉर्म 8 जो है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि प्रस्तुति अधिकारी होता है, उसका जो है नियुक्ति जो है मानक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 8 SF8 भरकर किया जाता है और SF9 हटा दिया गया है। और मानक फॉर्म 10 जो है सामान्य कार्रवाई कॉमन प्रोसीडिंग के लिए है। और फिर एक जो जरूरी फॉर्म है मानक फॉर्म 11 SF11, ये क्या है, माइनर पेनाल्टी का है, माइनर पेनाल्टी का आरोप पत्र है। और मानक फॉर्म 11A जो है छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्रवाई जब होती है तो इसको SF11A के नाम से जानते हैं। और यही 11 SF11B जो है बड़ी शास्ति जारी करने के बाद जब छोटी शास्ति उस पर लागू हो जाती है उसको 11 SF11B के नाम से जानते हैं। अब आते हैं निलंबन, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, हम कभी कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुनते हैं या कॉमन भाषा में सुनते हैं, अपने समाज में सुनते हैं कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि आखिर सस्पेंशन क्यों किया जाता है और क्या होता है सस्पेंशन। एक्चुअली निलंबन जो है या सस्पेंशन जो है किसी को ड्यूटी से, उसके जो कार्य करने का क्षेत्र होता है, कार्य करने की जगह होती है, वहां से जब किसी कर्मचारी को हटा दिया जाता है तो उसको जो है सस्पेंड मान लिया जाता है और उसको जो है काम करने की जगह पर हाजिर रहने की इजाजत नहीं होती। और ये जो सस्पेंशन होता है ये किसी प्रकार का दंड नहीं है, बल्कि ये शासकीय कार्रवाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है, जो कि ये जनहित में की जाती है। जनहित में क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि अगर वो व्यक्ति, वो कर्मचारी वहां पे रहेगा तो उसको जो है जांच में हो सकता है व्यवधान पैदा कर दे, या जो उसके खिलाफ साक्ष्य है उसको भी वो हटा दे या मिटा दे, या कोई भी गड़बड़ी कर सकता है। ऐसा जब मान लिया जाता है ऐसी कंडीशन में कि वो साक्ष्य को मिटा सकता है, कोई गड़बड़ी कर सकता है या व्यवधान पैदा कर सकता है, तो इस केस में ही उसको जो है ड्यूटी वर्क प्लेस से उसको वहां से हटा दिया जाता है। और किन परिस्थितियों में निलंबन किया जाता है, क्यों ये परिस्थितियां हैं जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संभावना हो या
वह कार्रवाई चल रही हो या बड़ी शास्ति लगानी हो तो उस पर जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखा जाता है कि कोई कर्मचारी जो है ऐसे कार्य कार्यकलापों में लिप्त है जो देश की सुरक्षा के लिए हितकर हो, मतलब खतरा हो, देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे मौके पर भी जो है कर्मचारी का तुरंत सस्पेंशन कर दिया जाता है, मतलब जैसे वहां से उसके कार्यस्थल से उसको हटा दिया जाता है। और तीसरा है, जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस किसी का छानबीन चल रहा हो या जांच का मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसे केस में भी जो है उसको वहां से हटा दिया जाता है, जिससे कि वो जांच में कोई व्यवधान न पैदा करे या कोई अड़चन न करे या साक्ष्य न मिटा सके, इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाता है। अच्छा, निलंबन पर बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण आदेश आए हैं। महत्वपूर्ण आदेश ये है कि किसी भी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा जो है उसको सस्पेंड ना किया जाए। अगर किसी भी तरह अगर जांच की कार्रवाई नहीं पूरी होती है तो उसको 6 महीने से ज्यादा जो है, किसी भी तरह 6 महीने से ज्यादा जो है उसको नहीं सस्पेंड किया जाए। और यदि जरूरी हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी को चाहिए कि वो अपने उच्च प्राधिकारी को लिखकर विलंब के कारणों की सूचना दे दे। इसकी सूचना जो है अपने जो अनुशासनिक प्राधिकारी होता है वो अपने ऊपर वाले अधिकारी को ये बता दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण जस्टिफिकेशन दे। अच्छा, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये माना जाता है कि वो कर्मचारी सस्पेंड है। जैसे किसी कर्मचारी को यह 24 घंटा से अधिक हिरासत में रख लिया जाता है, कि हिरासत में जिस दिन पुलिस कस्टडी में जाता है उसके उस दिन से वो मान लिया जाता है कि वो जो है सस्पेंड है। यदि कोई कर्मचारी है किसी आरोप में दोषी पाए जाने पर 48 घंटे से अधिक कैद की सजा दे दी गई है और उसे तुरंत जो है पदच्युत करने या पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त करने की कार्रवाई न हुई हो, तो सजा सुनाए जाने की तारीख से 48 घंटे का समय कैद शुरू होने पर गिना जाएगा और अंतर से पड़ने वाले टुकड़े भी गिन लिए जाएंगे। इस तरह से जो है उसको जिस दिन से कैद की सजा सुनाई जाएगी उस दिन से जो जिस दिन से लागू होता है ये, उस दिन से उसको मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंड माना जाएगा उसको। और कुछ ऐसी और परिस्थितियां हैं जिसमें जो है ये मान लिया जाता है या समझा जाता है कि कर्मचारी इसमें निलंबित है। उसमें क्या है, जब कोई कर्मचारी निलंबित हो और पदच्युत करने या पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त करने का दंड अपील या पुनरीक्षण पर अपास्त करके आग, आगे जांच करने या किसी कार्रवाई के लिए दे दिया जाए तो पदच्युत आज की तारीख से निलंबन जारी समझा जाएगा। अगर इस तरह से जो पुनर्विलोकन है या पुनरीक्षण है इसके लिए अगर उसने अपील किया हुआ लेकिन उसको जो है डिसमिस कर दिया गया है या कंपलसरी रिटायरमेंट कर दे दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है, तो उस तारीख से जो है उसको ये जो है समझा जाएगा कि तो इस दिनांक से उसको समझा जाएगा कि वो जो है निलंबन है। और दूसरी कंडीशन एक और है, जब कोई न्यायालय जो है किसी कर्मचारी को पद से हटाने या डिसमिस करने या कंपलसरी रिटायरमेंट देने का जो है जब तक घोषित कर दिया है तो उसी केस में अनुशासनिक प्राधिकारी आगे और जांच करने का अगर निर्णय लेता है तो उसमें जो है इसमें ये जो है ये माना जाएगा कि वो जो है निलंबित सस्पेंड माना जाएगा। और निलंबित समझे जाने के आदेश सक्षम अधिकारी आवश्यक जानकारी होते ही जारी करेगा और वह नियमानुसार पिछली तारीख से लागू माने जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि निलंबन के समय भत्ते जो है पेमेंट क्या मिलती है उसको। निर्वाह भत्ते के रूप में उसको जो है आधे वेतन की जो छुट्टी होती है जिसको हाफ
LHAP बोलते हैं, LHAP, और आधे औसत वेतन की छुट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें जो छुट्टी मिलती है उसी के आधार पर जो है इसमें सस्पेंशन के समय जो है छुट्टी मिलती है। लीव ऑन हाफ एवरेज पे जिसको बोलते हैं, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, उसके आधार पर जो छुट्टी उस समय मिलती है सस्पेंशन के समय, इतना ही उसको वेतन दिया जाता है। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल रहता है। महंगाई भत्ता इसके अतिरिक्त होता है, मतलब जो हाफ पेमेंट है उसमें जो महंगाई भत्ता है उससे जो लागू होगा उस समय उसके अनुरूप दिया जाएगा उस पर। यदि और यदि किसी कारणवश से उसका सस्पेंशन जो है 3 महीने से बढ़ जाता है तो उस पर जो है इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये कि किस कर्मचारी की वजह से वो जांच में सहयोग नहीं किया, उसकी वजह से अगर बढ़ता है तो ये वेतन जो है कम भी किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है प्रशासनिक गतिविधियों के कारण जो है ये निलंबन जो है उसका बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो है इसका जो है वेतन जो है बढ़ाया जा सकता है। यदि प्राधिकारी के विचार में निलंबन अवधि में जो ऐसे कारणों से निष्पत्ति हुई है जिसका सीधा उत्तरदायित्व कर्मचारी पर है तो निर्वाह भत्ते को कम किया जा सकता है। जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि अगर कर्मचारी की वजह से सस्पेंशन बढ़ता है, उसका सस्पेंशन का पीरियड जो है वो बढ़ता है तो उसका जो है कम किया जा सकता है। निर्वाह जो भत्ता दिया जाता है उसको 50% से भी कम किया जा सकता है। और अगर ये प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जो है प्रशासनिक कारणों से अगर ये समय बढ़ता है तो उसका जो है बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा, निलंबन के समय जो सस्पेंशन के समय उसके भत्ते से कुछ कटौतियां ये की जाती हैं जो कि बिना उसके, और ये अनुमति होती है कि इतना जो है ये कटौतियां उसके वेतन से की जा सकती हैं। जैसे मकान का किराया है या साफ सफाई का है, रेलवे द्वारा जो सप्लाई दी जाती है, विद्युत सप्लाई दी जाती है, पानी का सप्लाई दिया जाता है, उसका जो है ये उसकी कटौती की जा सकती है। और आहार शुल्क है या ठेका प्रणाली के अनुसार डॉक्टर का शुल्क है, इस तरह से अगर कुछ है इसका भी कटौती की जा सकती है। अगर सरकार से किसी तरह का ऋण लिया है या एडवांस में कोई पैसा लिया है तो उसकी अगर किस्त जा रही है तो उसके लिए भी जो है कटौती की जा सकती है। स्टोर से कोई सामान लिया है तो उसका जो है कार्यशाला डेबिट है। और इनकम टैक्स है, अगर सरकारी कर्मचारी ने किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाई है तो इस तरह से उस क्षति की जो रिकवरी हो रही है अगर उससे स्थगित न किया गया हो तो उस केस में भी जो है उसकी रिकवरी होती रहती है, मतलब उसकी भी कटौती की जाती रहती है। और कुछ ऐसी कटौतियां हैं जिनका जो है कर्मचारी जब उस पर अपना खुद का एप्लीकेशन देता है, रिटर्न में देता है, प्रार्थना पत्र देता है, तो ये कटौतियां भी उस पर जो है की जा सकती हैं। जैसे सहकारी समितियों की देयताएं हैं, अगर सहकारी समिति से कुछ पैसा लिया है तो ऐसे केस में जो है उसकी जो देयताएं हैं वो उसकी कटौती में कितना काटना है इसका भी वो भुगतान कर सकता है। अपनी उस जो अ, निर्वाह भत्ता मिल रहा है, और इंस्टीट्यूट तथा क्लब के जो अंशदान है वो भी कटवा सकता है। जीवन बीमा LIC की जो प्रीमियम है, जो किस्त है, उसको भी एप्लीकेशन दे के करवा सकता है, प्रार्थना पत्र दे के कटवा सकता है। स्कूल का कोई जैसे बच्चों का फीस है तो वो भी अगर वेतन से कटवाना चाहता है तो कटवा सकता है। कर्मचारी कल्याण निधि की वापसी तथा भविष्य निधि से अग्रिम जो एडवांस लिया हुआ है, इस तरह से अगर कोई चीज है तो इस पर भी जो है वो अपना कटवा सकता है, इस पर भी कटौती करवा सकता है। अब आते हैं अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के जो कौन कौन से दंड हैं, कौन कौन से पेनाल्टीज हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें इसको दंड को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। दंड को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लघु दंड या छोटी शास्ति जिसको माइनर पेनाल्टी बोलते हैं, तो दूसरा है दीर्घ दंड या बड़ी शास्ति या मेजर पेनाल्टी बोला गया है।
मेजर पेनाल्टी है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले माइनर पेनाल्टी या छोटी शास्ति के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि छोटी शास्त्री या लघु शास्त्री या माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आती हैं। जैसे निंदा हुई, अगर किसी की निंदा की जाती है तो जो है ये छोटी शास्त्री के अंतर्गत आती है। नियत अवधि के लिए पदोन्नत पर अगर रोक लगा दिया जाता है तो जो है ये छोटी शास्त्री के अंतर्गत आती है। नियत अवधि के मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जो है इसमें रोक लगा दी जाती है तो ये लघु शास्त्री या माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आ गई। प्रशासन को कर्मचारी की अपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण आर्थिक अगर कुछ नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति की कुछ नुकसान किया है, तो उसकी जो आंशिक भरपाई है या पूरी भरपाई जो है की जाती है, ये भी लघु शास्त्री की उसमें आती है। सुविधा पास, जिसको प्रिविलेज पास बोलते हैं, या पीटीओ जो होता है, सुविधा पास या सुविधा टिकट, इस पर रोक लगा देना या इन दोनों पर रोक लगा देना, ये भी जो है माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आती है। वेतन क्रम में एक स्टेज नीचे औन्नत कर देना, मतलब एक नीचे जो है एक स्टेज जो है नीचे कर देना, जो कि 3 साल से अधिक ना हो और जिसका भविष्य पर प्रभाव ना हो तथा पेंशन पर प्रभाव ना हो। अगर इस तरह से किया जाता है तो ये भी जो है लघु शास्त्री या छोटी शास्त्री या माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आती है। और नियत 3 वर्ष से अधिक, जो इसका 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाए। और लेकिन यह साथ में ये भी निर्देश देना होता है कि ये समाप्त, जब ये वेतन वृद्धि पर जो रोक लगी हुई है ये समाप्त जब होगी तो उस पर जो है आगे वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका क्लियर स्पष्टीकरण लिखा होता है इस पर। और ये जो है माइनर पेनाल्टीज के अंतर्गत आती है। अब आते हैं दीर्घ शास्त्री या मेजर पेनाल्टी के ऊपर। मेजर पेनाल्टीज क्या है? नियत अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर औन्नत कर देना, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए जो है आपको सबसे निचले स्टेज पे लाके रख देना। आपका जो वेतन क्रम है उसको जो है सबसे नीचे स्टेज पे लाके रख देना। और इसमें ये निर्देश हो कि अवधि समाप्त होने पर अवधि समाप्त होने पर उसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर होगा या अथवा नहीं, ये चीज उस पर स्पष्ट लिखी होती है। ये जो है अगर सबसे निचले स्टेज पर ला के रख दिया जाता है तो वो मेजर पेनाल्टी के रूप में माना जाता है। और किसी निचले वेतन क्रम, ग्रेड या पद या सेवा में औन्नति जो होता है वो जो है ये भी जो है आता है कि ये मेजर पेनाल्टी के रूप में आता है, जिसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हों या ना दिए गए हों कि किन शर्तों पर उस ग्रेड या पद या सेवा उसे वापस लिया जा सकेगा जिससे औन्नत हुई थी, और उस पर ग्रेड, पद या सेवा पर वापस लौटने पर उसकी वरीयता और वेतन क्या होगा। जब ऐसी स्थिति आती है, मतलब ऐसा कोई दंड दिया जाता है जिस पर पहली बात तो हमने इसमें देखा कि वेतन क्रम में सबसे निचले, जैसे जिस पोस्ट पे है, जिस पद पे है, उस पद पे सबसे वेतन कम जो है क्या रहा है उस पर अगर ला के रख देते हैं तो ये मेजर पेनाल्टीज के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से जो है अगर कोई कर्मचारी है वो उसको निचले वेतन निचले पद पे ला के रख देते हैं तो भी जो है ये माइनर पेनाल्टी, ये मेजर पेनाल्टीज में आता है। और इसमें सबसे 3 जो सबसे मुख्य मेजर पेनाल्टी में है, अनिवार्य सेवा मुक्त करना, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना, और सेवा से हटा देना। सेवा से हटा देना मतलब रिमूवल करना, रिमूवल इसको बोलते हैं, जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता नहीं होती है रिमूवल में। और नीचे जो दिया हुआ है डिसमिसल, पदच्युत जिसको बोलते हैं, भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अयोग्य होती है
रिमूवल और डिसमिसल में दोनों में यही फर्क है। रिमूवल में सरकारी नौकरी के लिए फिर अगर भविष्य में उसको सरकारी नौकरी पाता है तो उसके लिए अयोग्य नहीं माना जाता अगर उसको सर्विस से रिमूव किया गया है। लेकिन अगर वो डिसमिस किया गया है, पदच्युत किया गया है, तो उसको सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है, फिर उसको भविष्य में जो है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कंपलसरी रिटायरमेंट और सेवा से हटाना मतलब रिमूवल, और जो है पदच्युत करना मतलब बर्खास्त करना, इसको डिसमिसल करना, ये तीनों जो है ये जो है मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखते हैं कि लघु शास्त्री जो है माइनर पेनाल्टी लगाते कैसे। सबसे पहले यह समझा जाए कि कर्मचारी के द्वारा जो गलती की गई है उसे मानक फॉर्म 11 SF11 दिया जाना जरूरी है और उसका केस पक्का है, इससे संबंधित तथ्य जो है सही हो। ये प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो है ये देखा जाता है कि नहीं इसको जो है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जो कर्मचारी द्वारा गलती की गई है ये इसको सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसके साक्ष्य सही है, इसको गलती किया है, इसको दंड देने का लायक है और इसको दंड देना अब निश्चित कर लिया जाता है, तभी यह प्रक्रिया चालू की जाती है। अब आरोप पत्र जो होता है SF11 उसमें संक्षिप्त में जो है विवरण दिया जाता है, लिखा जाता है कि कर्मचारी ने कौन सी गलती की है और इसमें रेल सेवा आचरण जो होता है 1966 के किस नियम का उल्लंघन किया है उसका हवाला दिया जाता है और ये हवाला दिया देते हुए स्पष्ट लिखा जाता है संक्षिप्त में कि आपने ये गलती की है और इसको जो है कर्मचारी को दिया जाता है, इसकी एक प्रति जो है कर्मचारी को दी जाती है और कर्मचारी को 10 दिन का मौका दिया जाता है वो अपना बचाव प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करे 10 दिन के अंतर्गत, जिससे कि कर्मचारी की बात जो है सुनी जा सके और ये ना हो कि ये जो दंड की दंडात्मक कार्रवाई की गई है एक पक्षीय की गई है, ऐसा ना हो इसके लिए जो है कर्मचारी को पूरा मौका दिया जाता है कि वो जो है अपना 10 दिन के अंदर अपना बचाव प्रतिवेदन रखे, जिससे कि स्पष्ट हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ इसने गलती किया है या नहीं किया। अब बचाव पत्र प्राप्त होने पर अनुशासनिक अधिकारी अगर यह देखता है कि कर्मचारी ने अपने बचाव पत्र में क्या लिखा है, अगर वह संतुष्ट हो इसे खत्म भी कर सकता है। तो अपने जो बचाव प्रतिवेदन देता है कर्मचारी, अनुशासनिक अधिकारी उसको देखता है किसने क्या लिखा है, उस पर विचार करता है। अगर लगता है कि नहीं जो है इस पर कार्रवाई करने लायक नहीं है तो वो उसको वहीं पर खत्म कर देता है। अदरवाइज जो होता है वो अपने एक पक्षी अगर वो चाहता है कि जांच करवाना चाहिए, जांच के लायक है, उसके बचाव प्रतिवेदन को देख के तो जांच कराने का भी आदेश दे सकता है। अगर नहीं तो वो जो है अपना उस पर दंड लगा के और दंड की सूचना जो है उसको दे देता है कि नहीं ये जो है आपका बचाव प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया गया है और इसमें जो है आपको ये दंड दिया जाता है और दंड की जो सूचना होती है उसको कर्मचारी को दी जाती है और कर्मचारी को जो है जिसको हम NIP बोलते हैं, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, ये जारी कर दी जाती है और कर्मचारी को अवसर दिया जाता है कि वह 45 दिन के अंदर उसे दिए गए दंड के विरुद्ध अगर वो अपील करना चाहता है तो वो जो है अपील कर सकता है और उस पर जो है किसको अपील करना है ये भी चीज मेंशन होता है। अपील पर उच्च अधिकारी जो होता है ध्यानपूर्वक पढ़ता है और अगर उसको कम करना है या समाप्त करना है या बरकरार रखना है, ये अपील अधिकारी जो होता है जो कुछ से कुछ बड़ा अधिकारी होता है ये उस पर निर्भर करता है। अगर कर्मचारी चार्जशीट या उसे याद दिलाने पर भी वो उत्तर नहीं देता, सपोज करिए मान लीजिए कि जो है SF11 उसको दे दिया गया लेकिन 10 दिन के अंतर्गत जो है
वो कर्मचारी उसकी कोई अपना बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, उसको याद दिलाने भी बचाव प्रतिवेदन नहीं देता है, तो जो अनुशासनिक अधिकारी होता है उसको ये पूरा का पूरा अधिकार है कि उसका एक पक्षी उसको दंड की कार्रवाई कर सकता है। अब आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि मेजर पेनाल्टी कैसे लगाई जाती है और जिसको SF5 कैसे जारी किया जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि जो SF11 दिया जाता है उसमें भी ये पहले माना जाता है कि प्रथम दृष्टया जो होती है प्राइमा फेसी, ये देखा जाता है सबसे पहले कि कर्मचारी ने गलती की है, और इसमें भी इसी प्रकार ये देखा जाता है कि कर्मचारी ने बड़ा कोई इस तरह से अपराध किया है या इस तरह से कोई कार्रवाई व्यवहार किया है जिससे कि उसको SF5 जारी करना या दिया जाना बहुत जरूरी है, और उसका केस जो है बहुत पक्का है, और प्राइमा फेसी जो साक्ष्य हैं उसके प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही सबूत के तौर पे बहुत ही ठीक है। इससे जो है उसको बचाया नहीं जा सकता है, और इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो सारे सही हैं। अगर इस तरह से देखा जाता है तब जाके जो है मानक फॉर्म 5 में SF5 में जो है आरोपों का जो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसको जो है उसका पूर्ण विवरण देते हुए कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाता है, जिसमें आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची तथा दस्तावेजों की सूची संलग्न संलग्न सहित जो है उसको दिए जाते हैं कि आपके ये आरोप हैं और ये गवाह हैं और ये आपके और जो दस्तावेज है उसके बाद जो सबूत है वो चीज दिए जाते हैं। जब कर्मचारी को देने के बाद इसमें भी ठीक उसी प्रकार 10 दिन का कर्मचारी को अपना बचाव प्रतिवेदन देने के लिए समय दिया जाता है। कर्मचारी जो है अपना बचाव प्रतिवेदन 10 दिन के अंदर जो अनुशासनिक कार्य अधिकारी होता है उसके पास अपना जमा करता है, अपना बचाव पत्र जो है ये चीज जमा करता है। और जब अनुशासनिक अधिकारी को ये बचाव प्रतिवेदन देता है तो अनुशासनिक अधिकारी जो है वो बचाव प्रतिवेदन को पढ़ता है, उसको अगर वो संतुष्ट होता है कि नहीं इसने सही लिखा है, या उसको लगता है कि नहीं इसमें जो लिखा हुआ तथ्य है इसमें छिपाया गया है या कमियां हैं, इसने जो काम किया इसको दंड देना चाहिए, तो अगर उसी बेस पे उसके बचाव प्रतिवेदन पे जो दिया देता है उस पर अगर चाहता है कि नहीं ये सही है तो खत्म कर देता है। अगर नहीं देखता है, उससे संतुष्ट नहीं होता उसके बचाव प्रतिवेदन में लिखे गए जो उसने स्पष्टीकरण दिया है, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो जांच अधिकारी को नामित करता है। जांच अधिकारी को नामित करने के लिए जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि SF7 जो है मानक फॉर्म 7 स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इसका जो है इस प्रारूप में इसकी जो इसका प्रारूप है उसमें भर के जांच अधिकारी की वो नियुक्त करता है। जांच की प्रक्रिया जो है जांच अधिकारी अपना कार्य करता है सलाहकार के साथ, गवाहों के दस्तावेज आदि जो पुष्टि होती है उसकी वो पूरी की तरह जांच करता है, उसमें जो काम जो आरोप लगाया गया है उसकी तरफ पूरी तरह जांच करता है, गवाहों से उनके जो है विचार लेता है कि हाँ भाई इसने गलती की है, ऐसा किया है, उसका जो है निर्णय जो है जांच अधिकारी अपना अपनी रिपोर्ट बनाकर जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाकर पूरा वो निष्कर्ष लिखेगा, समीक्षा करेगा उसकी, और लास्ट में जब उसका केस पूरा हो जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी तो उसका जो है अनुशासनिक अधिकारी के पास भेज देगा, और जांच रिपोर्ट की एक प्रति जो है कर्मचारी को भी दे दी जाएगी। सूचना हेतु जो है कर्मचारी को भी एक रिपोर्ट दे दी जाएगी जिससे कि कर्मचारी को पता हो कि हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत आए हैं, यही साक्ष्य पाया गया है, जिससे कि कर्मचारी भी उसके लिए तैयार रहे कि अपना बचाव प्रतिवेदन कर सकते। अब जांच रिपोर्ट की कार्रवाई जो होता है अनुशासनिक अधिकारी जो होता है उसकी अध्ययन करता है, जो जांच उसके पास आती है जांच रिपोर्ट अधिकारी द्वारा, तो वो जांच अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट आती है उस पर जो है अनुशासनिक अधिकारी
उसका अध्ययन करता है और उसके निष्कर्ष पर अपनी सहमति और असहमति रिकॉर्ड करेगा। मतलब अगर जांच अधिकारी से जो है संतुष्ट है वो, तब तो उस पर सहमति व्यक्त करेगा। अदरवाइज अगर उससे असहमत है तो आवश्यकता होने पर गवाहों को, जो उसमें गवाह प्रस्तुत किए गए हैं, उनको बुला करके फिर उसे वो दोबारा समीक्षा कर सकता है। ठीक है, इस पर जो है, यह कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर अगर वो चाहे तो दोबारा भी जांच के आदेश दे सकता है। और जब जांच रिपोर्ट आ जाती है, जांच रिपोर्ट आने के बाद अब साक्ष्य के बारे में निर्णय लेना अनुशासनिक अधिकारी के ऊपर है। अनुशासनिक प्राधिकारी जो होता है वो अगर उस निर्णय जो शास्त्र लगाना चाहता है, अगर वो उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वो उस पर निर्णय लगा देता है। अदरवाइज या वो अपने सक्षम अधिकारी के पास उसको जो है प्रकरण को भेज देता है और उस पर जो है सिफारिश करता है कि इसको ये दंड जो है दिया जाए। और लास्ट में उसको जो है दंडात्मक कार्रवाई, अगर वो दोषी पाया जाता है कर्मचारी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और उस पर आदेश लिखा जाता है, नोटिस फॉर इम्पोजिशन, ये जो है फॉर पेनाल्टी, ये जारी किया जाता है और उसको जो है इसकी एक सूचना कर्मचारी को दे दी जाती है। और सूचना देने के बाद कर्मचारी यदि उससे संतुष्ट है, अपने जो उसको दंड दिया गया है अगर उससे संतुष्ट है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको फिर 45 दिन का मौका दिया जाता है। 45 दिन के बाद जो है दोबारा 45 दिन के अंतर्गत वो जो है अपना अपील करता है। अपील का जो अधिकारी ऊपर का होता है वो ये निश्चित करता है कि ये दंड जो है इसको बरकरार रखना है या कम करना है या लागू, इसको हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है। ये उसके जो अपीली तथापि होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, जांच अधिकारी जो नामित किया जाता है उसमें कर्मचारी से, जो कर्मचारी है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे सीनियर होना चाहिए, उससे पर्याप्त वरिष्ठ होना चाहिए और ये होना चाहिए कि ये जो जांच कर रहा है इसमें कोई पक्षपात की शंका नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई ऐसा ना शंका हो कि पक्षपात कर सकता है और कभी उसके पहले जो है उसने उस मामले में कोई अपनी राय नहीं दी हो। ऐसे अधिकारी को ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को जो है जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अब जांच प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व कर्मचारी को बचाव सहायक रखने हेतु जो है मौका दिया जाता है। जांच कार्रवाई की सूचना, जैसे तारीख, समय और स्थान की सूचना संबंधित लोगों को देनी चाहिए। और कदाचार विवरण जो है कर्मचारी को पढ़कर सुनाते हैं तथा उससे पूछते हैं कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं। उत्तर डेली ऑर्डर शीट जो बनाते हैं उसमें रिकॉर्ड कर ली जाती है जिस पर पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं और प्रति सभी लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है। उसमें जो होता है अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति, परीक्षण और क्रॉस परीक्षण जो होगा इसका भी जांच अधिकारी देखता है और उसको नोट करता है। आरोप पत्र में दिए गए गवाहों की गवाही प्रारंभ होगी। जांच अधिकारी या प्रस्तुति अधिकारी उसे प्रश्न पूछेंगे। तत्पश्चात कर्मचारी तथा उसका बचाव सलाहकार उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। आरोपी का पक्ष प्रस्तुत, परीक्षण, क्रॉस परीक्षण, यदि कर्मचारी का कोई गवाह हो तो उपरोक्त तरीके से उसका भी परीक्षण होगा। इस प्रक्रिया के पश्चात कर्मचारी को बचाव लिखकर देने को कहा जाता है। उसके सामने जो है ये सारी चीजें, जो गवाह होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनसे पूछा जाता है। ये सारी प्रक्रिया एक कागज पे जो जांच अधिकारी होता है वो सारी चीजें नोट करता है और इसी के बेस पे जो है अपना लास्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी को सबमिट करता है। और इसी जांच अधिकारी जो होता है की रिपोर्ट के आधार पर जो है जो अनुशासनिक अधिकारी है
वो निर्णय लेता है। अच्छा, कुछ नियम 14 का यहाँ पे जिक्र है। नियम 14, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं या कार्रवाई ऐसी है जिसमें जांच जरूरी नहीं समझी जाती, मतलब जांच व्यवहारिक नहीं होती है। वो परिस्थितियां क्या क्या है, इसमें 3 परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। यदि कर्मचारी के आचरण के आधार पर फौजदारी में सजा हो गई है तो उसे कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करके रिमूवल डिसमिसल पर निर्णय लिया जा सकता है, मतलब इस पर जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि नियमों के अनुसार जांच की कार्रवाई युक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, इसके लिए लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करेगा। इसमें निर्णय हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए, जरूरी हो तो सर्विस कमीशन से सलाह ली जा सकती है। जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह उचित नहीं है कि नियमों के अनुसार जांच की कार्रवाई की जाए। ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें अगर ये होता है कि अगर जांच संभव नहीं है तो यहाँ पे जांच नहीं कराया जाता। इन 3 मामलों के आधार पर जो है जांच नहीं कराई जाती, इस पर निर्णय दे दिया जाता है। अपील, जैसे कि हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि न्याय जो है, न्याय एक प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक होनी चाहिए मतलब एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो कर्मचारी है, दोनों के बीच में जो है बचाव प्रतिवेदन और दंड की जो कार्रवाई की गई है, दोनों को सुनी जानी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए अपील का इसमें प्रावधान किया गया है। अपील, जिस अधिकारी को अपील की जा सकती है उसी अपील अधिकारी प्राधिकारी कहते हैं। यह प्राधिकारी वह अधिकारी होता है जिसके अधीन डिसिप्लिन अथॉरिटी काम करता है। अगर राष्ट्रपति ने आदेश किया हो तो वही अपील अधिकारी भी होंगे। अगर इस तरह से जैसे कोई डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है जिसके नीचे वो काम करता है, जिस अधिकारी के नीचे वो काम करता है, उसके ऊपर का अधिकारी जो है उसे ही अपील किया जा सकता है। और अपील की अवधि जो है 45 दिन के लिए 45 दिन स्वीकार की गई है। इसी के अंतर्गत जो है अपील कर सकता है। लेकिन अगर प्राधिकारी उसके ऊपर का अधिकारी जो है चाहता है कि नहीं इसको 45 दिन के बाद स्वीकार करना चाहता है तो इस केस में भी उसको जो है स्वीकार कर सकता है। और अपील पर जो अपील अधिकारी होता है जिसके पास अपील किया जाता है उसके पास ये पावर होती है कि वो शास्ति को जो है कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, या जो आपको दंड दिया गया है उसको जो बरकरार रख सकता है या उसमें वृद्धि भी कर सकता है। क्योंकि वो जब अपील किया जाएगा तो उस जो केस है, जो जांच रिपोर्ट है, जो गवाह है, जो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उस पर जो है वो उसका पूरा अवलोकन करेगा, उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगा। उसी के आधार पर ही वो फाइनल अपना निर्णय देता है। रिवीजन के बारे में हमने शुरू में थोड़ी सी चर्चा कर दी थी। और रिवीजन पुनरीक्षा जिसको बोलते हैं, अपील और निर्णय के बाद अगला अवसर पुनरीक्षा का है। कर्मचारी निवेदन करे, कोई दूसरा लिखे या सक्षम प्राधिकारी अपने से और पुनरीक्षा करे, अपनी से खुद ही वो पुनरीक्षा करे। दूसरों के निवेदन पर पुनरीक्षा की जाए यह जरूरी नहीं है। जैसे अगर कर्मचारी खुद करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी पुनरीक्षा के लिए डालता है तो उस पर भी अगर अधिकारी चाहता है तो उस पर वो विचार कर सकता है। और 45वां दिन का समय जब समाप्त हो जाता है तो ये पुनरीक्षा का प्रतिवेदन स्वीकार किया जा सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि अधिकारी उसको स्वीकार करता है कि नहीं। जबकि प्रावधान यही है 45 दिन के अंदर जो है उसका रिवीजन के लिए डाला जाए। और इसका जो प्राधिकारी होता है, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी ही होते हैं। और शास्त्र में पुनरीक्षा की जो अवधि दी गई है, अगर शास्त्र में वृद्धि करने या कर्मचारी के हित में आदेश के संशोधन का प्रस्ताव है तो जिस आदेश की पुनरीक्षा होनी है उसकी तारीख से 6 महीने के अंदर ये पुनरीक्षा होती है। अगर शास्त्र को कम करना है या रद्द करना है, कर्मचारी के हित में हो, आदेश ऐसा जारी करना हो
तो उसकी 1 साल तक जो है कर सकती है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति या जनरल मैनेजर जो होते हैं, इनके लिए कोई समय का बंधन नहीं होता है। पुनर्विलोकन, जिसको रिव्यू हमने थोड़ा सा शुरू में ही जिक्र किया था, पुनर्विलोकन और रिव्यू, जैसे हमने वहां चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के अलावा पुनर्विलोकन कोई नहीं कर सकता। और कब कर सकता है राष्ट्रपति? कब करता है? जब अनुशासन नियमों के अधीन किसी भी आदेश को किसी भी समय पुनर्विलोकित राष्ट्रपति कर सकता है। इसे वह अपने आप कर सकता है या किसी के लिखने पर भी कर सकता है। यह तभी किया जा सकता है जब कोई नई सामग्री या साक्ष्य उस केस के दौरान, उस जो है आपको दंडात्मक जो कार्रवाई की गई है, जब ये लगेगा या ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत की जाएगी कि उससे जो है उस निर्णय का रुख बदल जाएगा, मतलब कि उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है या बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है या कर्मचारी बच सकता है, तो ऐसे साक्ष्य जब प्रस्तुत उस समय नहीं प्रस्तुत किए जा सके जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा साक्ष्य मिल गया या ऐसी सामग्री मिल गई जिससे कि केस का रुख ही बदल जाए, स्वरूप ही बदल जाए, तो ऐसे केस में जो है रिव्यू किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि समूचे केस को कर्मचारी के प्रतिवेदन यदि हो तो उसके साथ रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा और जो है उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होगा और वही निर्णय माना जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। न्याय, समता और समानता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। न्याय की प्रक्रिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए जो बिना पक्षपात हो। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में कि स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को दोषी जल्दी नहीं साबित कर सकता या दोषी नहीं मान सकता। इसलिए जो है सारे निर्णय जो है सद्भाव से करने चाहिए। सुनवाई बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए इसमें। कास्ट, क्रीड, रिलीजन और क्षेत्र, इस तरह से कोई नहीं होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। और बिना किसी अपराधी की बात को सुने हुए, किसी भी कर्मचारी की बात सुने हुए उसको अपराधी नहीं मानना चाहिए। और सारे आरोपों से पहले जानकारी देना चाहिए कि उसने क्या किया है। जैसे आरोप साबित करने से पहले उसको, आरोप के बारे में निर्णय देने से पहले उसको जानकारी देना चाहिए किसी कर्मचारी को कि नहीं आपने ये ऐसा किया, जिससे कि बचाव प्रतिवेदन वो अपना प्रस्तुत कर सके और उसको बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर देना चाहिए, तभी लगेगा कि नहीं न्याय हुआ है। निर्णय करने के कारणों की जानकारी अभियुक्त को देना जरूरी है। आप जो निर्णय ले रहे हैं, इसमें जो अधिकारी निर्णय ले रहा है उसकी जानकारी जो कर्मचारी है जिसको दंड दिया जाना है उसको ये देना जरूरी है। और उसमें जितने गवाह प्रस्तुत किए गए हैं उनका एक क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब कि एक से पूछा गया तो वही बात जो होता है दूसरे से पूछी जाती है। अगर वो दोनों समरूप हैं, एक जैसे हैं, तब बात मानी जाती है। इसी को क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाता है। और ये पूरी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय जो किया जाएगा, इसमें ये लगना चाहिए कि न्याय केवल किया ही नहीं गया है, बल्कि न्याय होता हुआ लगना चाहिए। हाँ, न्याय किया गया, जिससे कि कर्मचारी भी संतुष्ट हो और जिस तरह का अपराध किया है उसी तरह का दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी छोटे दंड के लिए, किसी छोटी बात के लिए उसको मेजर पेनाल्टी दे दी गई और किसी को बचाने के लिए या मेजर पेनाल्टी उसको देना चाहिए था तो उसको माइनर पेनाल्टी दे दी गई है। अपराध के अनुरूप ही दंड देना चाहिए। और इस तरह से हम लोग आज चर्चा किए डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के बारे में, और आप लोग इस तरह हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।